मगध सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो आज पढ़ने के लिए हमें क्या मिलेगा? मगध सम्राट अशोक। क्या मिलता है? मगध सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में हम लोग पहले जो है ना वो शुरुआती जीवन को देखते हैं कि शुरुआती जीवन इनका क्या क्या बीता। तो हम लोग इनका पहले शुरुआती जीवन देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि इनका पहले पिता का नाम याद रखिए। पिता का जो नाम है वो नाम है बिंदुसार। पिता का नाम क्या है? बिंदुसार है। और जो इनकी माता है, माता का नाम है शुभदरांगी। शुभदरांगी इन्हें जनपद कल्याणी भी कहा जाता है। जनपद कल्याणी। और जो है इनकी मां वह देवी के नाम से भी जाना जाता है और धर्मा के भी नाम से जानी जाती है। ठीक है, इनकी माता जो है शुभदरांगी जो है जनपद कल्याणी या वन देवी या धर्मा के भी नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका जो बड़ा भाई है वो जिसका नाम क्या है? सुसीम। क्या नाम है? सुसीम। इसके बड़े भाई, अशोक के बड़े भाई का नाम क्या है? सुसीम। एक्चुअल में जो राजा है वो सुसीम को ही बनना चाहिए था, लेकिन अशोक कहा जाता है कि 99 भाइयों को मार करके राजा बनता है, तो उसमें सुसीम को भी मार देता है। ठीक है, अशोक राजा बनने से पहले 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और उसने अपने 99 भाइयों को मार देता है और सिर्फ उसका एक सगा भाई है जिसका नाम है तीसेल। सगा भाई का नाम क्या है? सगा भाई है जिसका नाम है तीसेल। सिर्फ 30 को जीवित छोड़ता है और कहता है कि उसने 99 भाइयों को मार दिया। इसका बड़ा भाई का नाम सुसीम है, सबकी हत्या कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक कहते थे। अगर अशोक का प्रारंभिक नाम देखिएगा तो प्रारंभ में अशोक को क्या कहा जाता था? चंडाशोक के नाम से जाना जाता था। अशोक जो है राजा बनने से पहले 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है और अपने 99 भाइयों को मार देता है। सिर्फ एक सगा भाई है जिसका नाम है तीसेल कुमार, उसको जीवित छोड़ता है ना और 99 भाइयों को मार दिया। इसका बड़ा भाई का सुसीम। बड़ा भाई सुसीम इसलिए बता रहे हैं कि इसका एक पुत्र है निग्रोध। इसका पुत्र क्या नाम है? निग्रोध। ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। कि सुसीम के बेटा का नाम क्या है? निग्रोध। और निग्रोध से ही इसको बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, याद करके रखिए। आगे बताएंगे। ये भी बता दिए कि जो अशोक है वो क्या था? पहले क्रूर था, जिसमें कोई दया नाम की चीज नहीं था। नाम था अशोक, जिसमें कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, इसलिए तो उसको पहले चंडाशोक भी कहते थे। इसलिए पहले उसको क्या कहा जाता था? चंडाशोक भी कहा जाता था। आगे हम इसकी कुछ पत्नियां के बारे में देख लेते हैं। पत्नी, तो जो इसका पत्नी है, पहली पत्नी देवी है। अशोक के 5 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे रानियां हो सकती हैं या थी, लेकिन 5 पत्नी जो है इसका उल्लेख मिलती है। और पहला पत्नी जो है उसका नाम क्या है? देवी। उज्जैन की राजकुमारी थी। कहां? उज्जैन की। उज्जैन की राजकुमारी है विदिशा। विदिशा है कहां? एमपी, मध्य प्रदेश में है। और पहले जो एमपी का जो नाम था अवंती था। क्या नाम था? अवंती। और अवंती की राजधानी उज्जैन है, इसलिए जो देवी है उज्जैन राजकुमारी कहलाती है। कहा जाता है कि जो देवी है वह एक सामान्य महिला थी, इसलिए इसको रानी बनने का अधिकार नहीं था। कहा जाता है कि जो देवी है एक व्यापार की बेटी है, एक सामान्य घर की महिलाएं हैं। और मगध में कहा जाता था कि मगध के जो राजकुमार है या मगध का जो राजा बनेगा वो सामान्य घर की महिलाएं से शादी नहीं कर सकती है। इसलिए अशोक को एक और शादी करनी पड़ी, जिसका नाम है असंधिमित्रा। दूसरा जो शादी करना पड़ता है इसका नाम है असंधिमित्रा। तो असंधिमित्रा से वो दूसरा शादी करता है। पहला शादी देवी से किया। इसका जो प्रथम प्यार है, फर्स्ट लव है, वो देवी ही है। और देवी कहा जाता है ना कि देवी को बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा लगाव है। देवी को बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा लगाव है। इतिहास की एक धारा यह भी कहती है
कि देवी के ही लिए विदिशा एमपी में सांची का स्तूप बनवाया अशोक। अच्छा, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक है। क्यों बनाया विदिशा में? क्योंकि विदिशा का राजकुमारी जो है देवी, विदिशा से ही इसका संबंध था, इसलिए ऐसा कहा जाता है। कहीं लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका जो पहला प्यार देवी है वो विदिशा एमपी के है, उज्जैन की राजकुमारी है, तो हो सकता है उसके लिए सांची का स्तूप बनाए, क्योंकि हम बोले कि देवी बौद्ध धर्म को भी मानती थी। और हम ये भी बता रहे हैं इसका देवी से एक पुत्र होता है, पुत्र का जो नाम है वो नाम है महेंद्र। अब एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम है संघमित्रा। एक पुत्र है महेंद्र देवी से और अशोक से, जिसका नाम है महेंद्र। एक पुत्री है जिसका नाम है संघमित्रा। और कहा जाता है कि इस दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा को, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि अशोक अपने किस पुत्र या पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है? तो कौन था? महेंद्र और संघमित्रा। यहां तक तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, एक और पत्नी है जिसका नाम है कारुवाकी। इसको कौरकवी भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको कहीं अगर आप देखेंगे तो कारुवाकी का नाम कौरकवी भी मिलती है। ठीक है, कहा जाता है कारुवाकी के बारे में कि यह एक कलिंग के, कारुवाकी के बारे में कहा जाता है कि जो कलिंग है, कलिंग की एक मछुआरी है। ये भी एक सामान्य घर की महिलाएं हैं ना। कारुवाकी एक मछुआरी है कलिंग की, उससे इसको प्रेम हो जाता है। कहा जाता है उस समय के लिए ऐसा कहा जाता है कि कारुवाकी बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा उसको प्रेम करता है। ये भी पता है कि प्रथम प्यार तो उसका देवी है, लेकिन वह सबसे ज्यादा अधिक उसके हृदय में जो बसा है उसका नाम क्या है? कारुवाकी। इसीलिए तो कारुवाकी का नाम कौशाम्बी अभिलेख में भी लिख देता है। जैसे हम आगे अभिलेख के बारे में जब पढ़ाएंगे तो यह बताएंगे कि कौशाम्बी एक अभिलेख है, कौशाम्बी एक अभिलेख है जिसमें कारुवाकी का नाम लिख दिया गया है। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कहेगा कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का भी अभिलेख कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जिस पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसका जो नाम है किस पे लिख दिया? कौशाम्बी अभिलेख पर। इसीलिए तो रानी का अभिलेख कहलाता है कौशाम्बी का। इसीलिए तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, क्योंकि कौशाम्बी अभिलेख पर किसका नाम लिखा हुआ है? कारुवाकी। ठीक है, और पत्नी है इसकी, चौथा पत्नी है जिसका नाम है कुत्स। इसका चौथा पत्नी जो है जिसका नाम है तिस्य रक्षिता। तिस्य रक्षिता, ये जो तिस्य रक्षिता है इसको ना बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा नफरत है। तिस्य रक्षिता को बौद्ध धर्म से नफरत करती है। वही उसकी पहली पत्नी देवी बौद्ध धर्म से प्रेम करती है। कहा जाता है कि जब अशोक मगध छोड़ करके कहीं अन्य प्रदेश पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो जो उनकी पत्नी तिसरक्षिता है वो बोधि वृक्ष को कटवा दी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोधि वृक्ष को उसकी कौन सी पत्नी कटवा दी है? तो तिसरक्षिता। इतिहास के एक धारा तो ये भी कहता है कि बोधि वृक्ष कट जाने के कारण ही अशोक की शोक में मृत्यु हो जाता है, शोक में डूब जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इतिहास का एक धारा ऐसा भी कहता है। याद करके रखिएगा। अब हम लोग एक और पत्नी है पचवा, इसका नाम है पद्मावती। पद्मावती के भी नाम मिलता है। अब हम लोग तो इसकी घरेलू कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि कलिंग युद्ध क्या है। एक बात आपको यह समझ में आ रही होगी,
पहले ही बता दिए हैं कि 4 वर्षों तक तो अशोक है उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। 4 वर्षों तक अशोक क्या करता है? उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है। और इसका जो राज्याभिषेक है, अशोक का जो राज्याभिषेक है 269 ईसा पूर्व में होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक के राज्याभिषेक कितना ईसा पूर्व? 269 ईसा पूर्व। ठीक है। और आगे अगर आप देखिए, कहा जाता है कि जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ, इसके 8वें वर्ष कलिंग पर चढ़ाई कर दिया और 8वें वर्ष के बाद कलिंग युद्ध होगा। तो आपको यह बात तो पहले से पता होगा कि जो ईसा पूर्व है वो पीछे की ओर चलता है, उल्टा की ओर चलता है। तो राज्याभिषेक अगर 269 ईसा पूर्व में हुआ है तो ये कलिंग युद्ध 8 साल के बाद जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद कौन सा युद्ध होता है? कलिंग युद्ध होता है। अब कहा जाता है कि कलिंग युद्ध का जो नेतृत्व है खुद अशोक कर रहा है। कलिंग युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? अशोक करता है। और कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख जो लोग हैं मारे जाते हैं और 1.5 लाख जो लोग हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। कलिंग युद्ध इतना भयानक था कि 1 लाख लोग मारे गए, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, अन्य सैनिक, बहुत सारे लोगों को उसमें प्राण जाता है। और इन सारी लाशों को देख करके, शव को देख करके अशोक के हृदय परिवर्तन होता है। कहता है कि मैंने कितना निर्दोष लोगों को मार दिया। इतना ज्यादा लाश देखने के बाद, शव देखने के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन होता है और उसने शपथ लेता है कि आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। और इसके बाद अशोक कोई युद्ध नहीं करता है। तो अशोक के अंतिम जो युद्ध है कौन युद्ध है? कलिंग युद्ध है। तभी तो अशोक महान बने। हम बोले हैं कि अशोक को प्रारंभ में चंडाशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चंडाशोक? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूर है, चंड के समान उग्र विचार के हैं। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वो बहुत ही विनम्र हो जाते हैं। कलिंग युद्ध की चर्चा कहां किया गया है? क्वेश्चन अगर पूछे कि कलिंग युद्ध की चर्चा है कहां, तो क्या बताइएगा? तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख, अशोक के 14 शिलालेख है तो अशोक के 14 शिलालेख है, परंतु अशोक के 13वें शिलालेख में क्या चीज का चर्चा किया गया है? कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। ठीक है। आगे अगर आप देखें कि हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख यह बताता है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग के जो शासक है, कलिंग के शासक जिसका नाम है नंदराज, हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग के शासक कौन है? नंदराज है। और यह बात समझ में आ रही होगी कि जो हाथी गुफा अभिलेख है वह नंदराज का नहीं है, वह खारवेल का है। अगर क्वेश्चन आए हाथी गुफा अभिलेख किसका है, तो खारवेल का। किसका है? खारवेल का। उस हाथी गुफा अभिलेख में नंद की चर्चा किया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, युद्ध छोड़ने की प्रण किया, युद्ध न करने की घोषणा किया, तो क्या क्या सा बदलाव आया। एक दिन वह बौद्धि संत को देखता है, बौद्ध के संत को देखता है जिसका नाम है निग्रोध। निग्रोध अशोक के भतीजा है, अशोक के बड़े भाई सुसीन का बेटा है निग्रोध, और यह बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। इस निग्रोध के शांत स्वभाव देख करके अशोक विचलित हो जाता है, सोचता है कि ये जो निग्रोध है इतना शांत है क्यों, और इससे प्रेरणा मिलता है कि हमें भी बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। ठीक है। तो अशोक की बौद्ध धर्म में जाने की जो प्रेरणा किससे मिल जाता है? निग्रोध से। और यह भी बताया कि जो निग्रोध है वो सुसीन का बेटा है, अशोक के बड़े भाई सुसीन का बेटा है,
और अशोक के भतीजा भी हो गया। ठीक है, अब प्रेरणा तो मिल गया, लेकिन निग्रोध जो है उसको प्रेरणा तो मिल गया, अशोक को बौद्ध धर्म में जाने की जो प्रेरणा किससे मिलता है? निग्रोध से मिलता है। और निग्रोध उसे उपगुप्त के पास ले जाता है, और उपगुप्त उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा देती है। दो क्वेश्चन बनता है यहां से, अशोक की प्रेरणा यहां से दो क्वेश्चन बनता है। अशोक को बौद्ध धर्म में जाने की प्रेरणा किससे मिला? निग्रोध से। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दिया है? उपगुप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दिया है? उपगुप्त। प्रेरणा किससे मिला है? निग्रोध से। और अगर क्वेश्चन बोले कि अशोक जो है सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में जाने के लिए प्रभावित किससे हुआ, किससे ज्यादा उसका प्रभाव डाला, जैसे है अशोक का सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में कौन प्रभाव डालता है, तो वो है मोगलीपुत्र तीस। अशोक को बौद्ध धर्म में जाने की जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो डालते हैं मोगलीपुत्र तीस। ये भी पता होगा आपको कि जो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के ही समय में होगा, और उस समय अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं कौन? मोगलीपुत्र तीस से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक बात और एक और इंपोर्टेंट बात बता दे कि अशोक ने क्या किया कि आजीवन संप्रदाय एक तरह से धर्म है ना, तो आजीवन संप्रदाय जो है उसके पिता बिंदुसार कहते हैं। आजीवन संप्रदाय जो धर्म है मानने वाले कौन थे? उनके पिता। इसलिए अशोक ने आजीवन संप्रदाय को रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण कराया। कहा जाता है कि अशोक आजीवन संप्रदाय के रहने के लिए बराबर पहाड़ियों पर 4 गुफा का निर्माण करवाता है। कितना गुफा? 4 गुफा का निर्माण करवाता है। 4 गुफा आप याद रखिए, क्वेश्चन आ भी सकता है। यहां से देखेंगे, पहला है सुदामा, पहला गुफा है इसका नाम है सुदामा। दूसरा का जो नाम है कर्ण, तीसरा का नाम है चौपड़, और चौथा जो है जिसका नाम है विश्व झोपड़ी। तो अशोक ने क्या किया? आजीवन संप्रदाय को रहने के लिए अशोक ने क्या किया? आजीवन संप्रदाय को रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण करवाता है। कहां? तो बराबर पहाड़ियों के पास, यह गया में है। और कौन कौन 4 गुफा है? पहला है सुदामा, कर्ण, चौपड़ और विश्व झोपड़ी। अब हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए तो अशोक के अभिलेख देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के हम लोग अभिलेख देखते हैं। तो जो अशोक के अभिलेख का जो खोज किया है, तो ये खोज कौन किया है? तो अशोक का अभिलेख का खोज करने वाले टी फैंथलर हैं। टी फैंथलर। तो अशोक का अभिलेख खोजने वाला कौन है? टी फैंथलर। कितना ईस्वी में? तो 1750 ईस्वी। के अभिलेख का खोज करने वाले कौन है? टी फैंथलर। कितना ईस्वी में? तो 1750 ईस्वी में। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस अभिलेख को खोज किया। यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि टी फैंथलर ने किस अभिलेख को खोज किया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए। दिल्ली मेरठ अभिलेख। तो अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख का खोज करने वाले कौन थे? टी फैंथलर। कितना ईस्वी में? 1750 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि पढ़ने में सफल, उस अभिलेख को पढ़ने में जो सफल कौन हुआ। जैसे बता दें आपको कि अशोक के अभिलेख को कौन जो है पढ़ने में सफल हुआ, उसका नाम है जेम्स प्रिसेप। तो जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक का अभिलेख पढ़ने में क्या हो गया? सफल। तो कौन सा अभिलेख को पढ़ा? तो वो पढ़ा है दिल्ली टोपरा को। देखिए क्वेश्चन यहां से फंसाएगा आपका।
दिल्ली टोपरा कहेगा कि अशोक के किस अभिलेख को पहले खोजा है, तो दिल्ली मेरठ को। खोजने वाले कौन थे? टी फैंथलर। कौन खोज किए हैं? टी फैंथलर। कितना ईस्वी? 1750 ईस्वी में। लेकिन किसको खोज किए थे? दिल्ली मेरठ को। दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोज किए हैं कौन? टी फैंथलर। लेकिन जो जेम्स प्रिसेप है दिल्ली मेरठ को पढ़े हैं नहीं। किसको पढ़ने में सफल हुए थे? दिल्ली के टोपरा को। दिल्ली टोपरा को पढ़ने में जेम्स प्रिसेप क्या हो गए? सफल हो गए। तो दो तरह के आपका क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिए। आगे हम लोग देखेंगे कि जो अभिलेख है, अभिलेख कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के अभिलेख हैं? तो अभिलेख आपको तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, और तीसरा जो है आपका उसका नाम है गुहालेख। क्या नाम है? गुहालेख। अब ये जो गुहालेख है ना, वो आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया था? आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय के लिए। तो गुहालेख है किसके लिए बनाया गया था? आजीवक संप्रदाय के लिए। अब देखेंगे शिलालेख ना, ये कुछ बड़ा थे और कुछ छोटा थे। तो जो बड़ा था ना उसका नाम रख दिया गया दीर्घ, दीर्घ शिलालेख, और जो छोटा था उसका क्या नाम रखा गया? लघु शिलालेख। जैसे कुछ शिलालेख बड़ा था तो दीर्घ शिलालेख, और कुछ शिलालेख छोटा था तो लघु शिलालेख। वैसे स्तंभलेख भी आएंगे दो प्रकार के। जो बड़े थे तो दीर्घ स्तंभलेख, और जो छोटा होंगे वो क्या कहलाएंगे? लघु स्तंभलेख। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले दीर्घ शिलालेख को पढ़ते हैं, फिर लघु शिलालेख को पढ़ेंगे, और फिर जो है दीर्घ स्तंभलेख को पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे? लघु स्तंभलेख के बारे में पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता भी है, बहुत ही यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको याद रखिए, छोड़ के मत जाइए। आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले पढ़ना है क्या? शिलालेख। शिलालेख में क्या? दीर्घ शिलालेख। कैसा पढ़ना है? दीर्घ शिलालेख। तो देख लिया जाए, देखते हैं। तो हम लोग पहला तो पढ़ेंगे दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख कहा जाता है कि दीर्घ शिलालेख की 14 है। दीर्घ शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है, परंतु 8 स्थानों पर, परंतु भारत के 8 अलग अलग स्थानों पर इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा होगा कि जब शिलालेख 14 है तो 8वें स्थान पर क्यों है? 14 स्थान पे होना चाहिए। तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। कहता है कि जो दीर्घ शिलालेख है, मान लीजिए एक शिलालेख है, शिलालेख पत्थर है। अभिलेख किसको बोलते हैं? पत्थर पर खोद खोद के लिख देना ही क्या कहलाता है? अभिलेख। किसी पत्थर पर खोद खोद के लिख देना क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाता है। ये जो पत्थर पे 14 को बातें लिखी गई है, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 और 14, एक शिलालेख पर, ये जो शिलालेख है इस पर कितने बातें अंकित की गई है? तो 14 को बातें अंकित की गई है, इसलिए तो इसको 14 शिलालेख कहते हैं। एक ही पत्थर पे 14 बातें लिखी गई है, इसलिए इसको 14 को दीर्घ शिलालेख कहते हैं। लेकिन इसकी संख्या 8 है। 8 वो ऐसा पत्थर है। कितने पत्थर है? 8 पत्थर है, इसलिए इसको 8 जगह स्थापित किया गया है। पत्थर 14 को नहीं है, इसमें एक ही पत्थर में 14 को बातें अंकित की गई है, इसलिए कहा जाता है कि दीर्घ शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। जो 13वें शिलालेख है उस पे कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो 13वें शिलालेख पर क्या चीज का चर्चा किया गया है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ शिलालेख 14 को, लेकिन कितने स्थान पे गाड़ा गया है? तो भारत के 8 स्थान पे गाड़ दिया गया है। ऐसे कितने पत्थर थे? 8 पत्थर थे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये जो 14 को बातें क्या क्या है, कौन कौन सी 14 बातें की गई है, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, कि 14 शिलालेख क्या है, वह कौन सी 14 बातें लिखी गई है, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं लघु शिलालेख। क्या पढ़ना है? लघु शिलालेख। ऐसा कहा जाता है कि अशोक का जो अभिलेख है भारत के अलग अलग स्थानों पे मिलता है, और उनका जो नाम है अशोक नहीं लिखा हुआ था। तो सभी अभिलेख पर क्या लिखा हुआ था?
देवनाम प्रियदर्शी। तो क्या लिखा हुआ था? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी। कहा जाता है कि अशोक के जितने भी अभिलेख मिले सब पर क्या लिखा हुआ है? देवनाम प्रियदर्शी। लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख प्राप्त हुए जिसमें लिखा हुआ था अशोक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अभिलेख पर पहला बार नाम अशोक मिला? वो है मास्की। तो हम लोग देख रहे हैं लघु शिलालेख, पहला लघु शिलालेख कौन है? मास्की। तो मास्की लघु शिलालेख में उसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। क्या नाम मिलता है? अशोक। तो मास्की अभिलेख में नाम क्या मिलता है? अशोक। ये मास्की अभिलेख है कहां? तो कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। तो मास्की अभिलेख में क्या नाम मिलता है? अशोक। और अन्य अभिलेख में क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। और हम आपको बताते हैं जैसे गुर्जरा लघु शिलालेख है, इसमें भी नाम क्या मिल जाता है? अशोक। गुर्जरा अभिलेख में भी नाम क्या मिलता है? अशोक। और गुर्जरा है कहां? एमपी, मध्य प्रदेश में। और देख लेते हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तीसरा है नेटूर। नेटूर। एक है चौथा उदयगोलान। उदयगोलान और नेटूर है कहां? कर्नाटक में। इस दोनों में क्या नाम मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाद बाकी जितने भी अभिलेख हैं उसमें क्या लिखा हुआ था? देवनाम प्रियदर्शी। इसलिए जो इतिहासकार थे वो कंफ्यूज हो गए कि यह अभिलेख है किसका। लेकिन राजस्थान के भभरू अभिलेख से यह पता चलता है ना, राजस्थान के कौन से? भभरू अभिलेख। यह पता चलता है कि जो अशोक जो है, अशोक का पूरा नाम मिलता है। भभरू अभिलेख से यह पता चलता है कि जितने भी अभिलेख मिले हैं वह अशोक का है, क्योंकि इसमें पूरा नाम लिखा हुआ था कि मैं मगध सम्राट अशोक, मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शनी। में क्या लिखा हुआ था? मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शनी। और भभरू अभिलेख से यह पता चला कि जितने भी अभिलेख मिल रहे हैं जिसमें देवनाम प्रियदर्शनी शब्द का प्रयोग हुआ है वह सब किसका है? अशोक का है। सब किसका है? अशोक का है। कहा जाता है इस भभरू अभिलेख में बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का चर्चा है। बुद्धम संघ। और इससे यह पता चलता है कि जो अशोक है वो बौद्ध धर्म को मानता है। तो राजस्थान के भभरू अभिलेख से यह पता चलता है कि जो अशोक है किस धर्म को मानता है? तो बौद्ध धर्म को मानता है। स्तंभ क्या हम लोग पढ़ेंगे? दीर्घ स्तंभ। बड़ा स्तंभ लेख देख लेते हैं, इसके बाद छोटा वाला देखेंगे। तो कहा जाता है कि दीर्घ स्तंभ लेख क्या है? 7 है। दीर्घ स्तंभ लेख कितना है? 7 है। जैसे मान लीजिए यह स्तंभ लेख है जी, यह स्तंभ है ना, ये स्तंभ है। इस पर कहा जाता है कि 7 बातें अंकित की गई है। 1 2 3 4 5 6 और 7। स्तंभ लेख पर कितनी बातें अंकित की गई है? 7 बातें अंकित की गई है। और इसको कितने स्थान पर गाड़ा गया है? 6 स्थान पर स्थापित किया गया। तो दीर्घ जो है स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। और कितने स्थान पर गाड़ा गया है? 6। 7 स्तंभ लेख कहने का मतलब है कि बतिया को लिखा हुआ है 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बात अंकित किया गया है। 7 बातें अंकित की गई है। और कितने स्थान पे गाड़ा गया है? 6 स्थान पे। और 6 जो स्थान है उसको याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो है देखेंगे दिल्ली, मेरठ, दूसरा टोपरा, तीसरा जो है प्रयाग स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज, और 5वां जो है लोरिया नंदनगढ़। और जो 6ठा है वो है रामपुरवा।
तो देखिए हम क्या बोले कि जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख की संख्या, दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7। लेकिन कितने स्थान पे गढ़ा गया है? 7। एक तो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, प्रयाग स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये 6 स्थानों पर दीर्घ स्तंभ लेख स्थापित किया गया है। अब देखिए यहां से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। कहेगा कि जो दिल्ली के मेरठ और दिल्ली के टोपरा, पहले जो स्तंभ था दीर्घ स्तंभ लेख, पहले कहां था? मेरठ। मेरठ से कहां लाया गया? दिल्ली। पहले कहां था? टोपरा, हरियाणा में। हरियाणा से कहां लाया गया? दिल्ली। ये वाला जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश जब बताएंगे, हम पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे फिरोज शाह तुगलक कौन है ना। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक शासक है। उसने ही दिल्ली से कहां लाया है? उसने ही मेरठ से कहां लाया है? दिल्ली। और टोपरा में था, टोपरा से कहां लाया है? दिल्ली। इसलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। अकबर भी क्या किया है? अकबर इसने क्या किया? अकबर क्या किया है? प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद ले आया है। कहां लाया है? इलाहाबाद। इलाहाबाद स्थापित किया है। तो प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर कहां स्थापित किया है? इलाहाबाद। अभी फिलहाल इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। अब देखिए ये जो लोरिया अरेराज है और नंदनगढ़ है और रामपुरवा है, ये तीनों के तीनों कहां है? चंपारण में। ये तीनों के तीनों कहां है? चंपारण, बिहार में। एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से कि किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? तो इस पे लोरिया नंदनगढ़ पर क्या का चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र बनाया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है? तो क्या टिक लगाइएगा? लोरिया नंदनगढ़। ठीक है। तो अब जो है आप स्तंभ लेख के बारे में पढ़ लिए। और कैसा स्तंभ लेख? दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में। तो छोटका भी पढ़ लेते हैं। तो छोटका देखिए, तो छोटका स्तंभ लेख कौन कौन है? ये भी इंपोर्टेंट है। लघु स्तंभ लेख, ये 2-3 है, याद रखिए ना, बहुत इंपोर्टेंट है। पहला जो है यह कौशाम्बी का अभिलेख, कारुवाकी। तो कारुवाकी पे क्या लिखा गया है? नाम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नाम। किसमें? तो कौशाम्बी अभिलेख। इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। तो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। क्यों? क्योंकि अशोक की पत्नी कारुवाकी का नाम दर्ज है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो नाम है रूमीदेई। जो रूमीदेई अभिलेख है ये है कहां? लुम्बिनी में। और इस अभिलेख में यह लिखा गया है कि वहां के जो टैक्स है, जो कर है, वहां के जो टैक्स या कर है, उसको क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने कहां पे अपना टैक्स को कम कर दिया है? लुम्बिनी। क्यों? क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता है और बौद्ध जो धर्म के संस्थापक हैं कौन? गौतम बुद्ध। उनका जन्म कहां हुआ है? जन्म स्थान कहां है? लुम्बिनी, नेपाल में। इसलिए वहां का जो टैक्स है क्या कर दिया? कम कर दिया गया। और एक बात याद रखिएगा, ये रूमीदेई सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे छोटा अभिलेख कौन है? तो रूमीदेई। सबसे छोटा अभिलेख कौन है? रूमीदेई अभिलेख है। और इस रूमीदेई अभिलेख को अर्थव्यवस्था का अभिलेख भी कहा जाता है। रूमीदेई अभिलेख को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का अभिलेख। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपका सारनाथ। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां का है? तो वो है सारनाथ का स्तंभ लेख का। कहां का है? सारनाथ का स्तंभ लेख से लिया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है तो हमें कमेंट करके बताएं।